Hello everyone. वेलकम टू फिलर फॉर्म। फिलर फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं सोनाली आपकी ईवीएस टीचर। आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं और हमारा आज जो बेसिकली सारा जो एमसीक्यू होगा वो कंटेंट पर ही आधारित होगा। तो आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे एक थम्स अप शो करेंगे। प्रेजेंट शो करना है आपको और बताना है कि आप जुड़ चुके हैं। जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे तो मुझे एक थम्स अप शो करते जाएंगे। वेरी नाइस। आज बहुत सारे बच्चे पहले से आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। नाइस क्लास। बिंदु जी, रोहित जी, सुदर्शन जी, शाहीन जी, प्रतीक्षा जी, अजय जी, मीला जी, शालिनी जी, बबीता जी, और सबके नाम पढ़ते पढ़ते मेरे चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली मुस्कान है। माही जी, क्योंकि आज आप लोग पहले से ही आ गए हैं और थैंक्स फॉर कमिंग। और टाइमली आप लोग आ गए हैं, पंक्चुअलिटी आप लोगों ने दिखा दी है। बहुत अच्छा। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल टाइम पर पहुँच जाऊँ, वैसे ही आप लोग भी बिल्कुल आज टाइम से आ गए हैं। तो आज हमारी क्लास डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। प्रतीक्षा जी और लेखनी जी, कीर्ति जी, कृति जी, रोहित जी, अंजलि जी। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से कमर कस के अपनी तैयारी कर रहे होंगे सीटेट की, है ना? करनी भी चाहिए क्योंकि अब ज़्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है और हमें अपने काम में और अपने जो आसपास का जो माहौल है, अपने और भी जो अलग काम होते हैं प्रोफेशन के अलावा, उन कामों के साथ बैलेंस करके चलना होता है। तो इसमें क्या है कि आप लोग जो हैं तभी आगे बढ़ेंगे जब आप अपने 24 घंटों को 48 घंटों में बदल लेंगे। बोलने का ये मतलब है कि अपने 24 घंटे को आप इस तरह से स्केड्यूल करेंगे कि वो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये पूरा यूटिलाइज किया है। अधिक से अधिक आप जितना टाइम देते हैं अपने पढ़ाई पर, उतना ही ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। समय ज़्यादा देंगे तो और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। सीडीपी की क्लास आज नहीं हुई थी, सॉरी, मैंने देखा नहीं कि आज सीडीपी की क्लास हुई है कि नहीं। मेरी कोचिंग रहती है उस टाइम पे घर पे, तो मैं वो क्लास कभी कभी नहीं देख पाती हूँ। सेम टाइम पे मेरी क्लास रहती है, कोचिंग क्लासेस रहती हैं, तो मैं नहीं देख पाती हूँ, सॉरी। तो मैं नहीं बता नहीं पाऊँगी। और नहीं दिखा रहा है, अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो फिर नहीं हुआ होगा, है ना? क्योंकि अगर लाइव क्लास होती है तो वो आपको तुरंत दिखा देता है कि हाँ, लाइव आपका चल रहा है। किसी कारण से हो सकता नहीं होगा, वाईफाई का ही इशू मेजर होता है। अगर हम क्लासेस नहीं ले पाते हैं, पहले से हमें पता होता है, हमें अगर कोई अर्जेंट वर्क है तो हम आपको मैसेज कर देते हैं, लेकिन अगर सडनली कुछ हो रहा है और क्लासेस नहीं हो रही हैं तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये कुछ नेटवर्क का ही इशू, वाईफाई से रिलेटेड इशू हो सकता है। ओके, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सोनाली, योर ईवीएस टीचर। और हमने कंटिन्यू अभी पेडागोजी के क्वेश्चन ही लिए थे, ज़्यादातर मैंने वही पढ़ाए। ऑलमोस्ट आपका पेडागोजी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ चीज़ों को मैंने रिपीट भी करवाया है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। और वो मैंने इसीलिए कराया था कि एक ही क्वेश्चन को देखिए कई तरह से घुमा घुमा करके पूछा जाता है। और पेडागोजी में खासकर क्वेश्चन को बहुत ही मतलब सीधे क्वेश्चन को भी वो क्या करेगा, किसी तरह से घुमा करके पूछा जाता है, जिससे कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और इसी कन्फ्यूज़न में बच्चा जो है वो गलत आंसर करता है। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको इसमें बताया था कि ये बाल केंद्रित है। आपको बस ये ध्यान देना है कि बच्चों का फ़ायदा आपको देखना है हर जगह। यहाँ टीचर का फ़ायदा है, स्कूल का फ़ायदा नहीं। बच्चों का फ़ायदा किस तरह से होगा, वो खेल खेल में कैसे सीखेंगे, उनका
मेंटल फिजिकल ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है, उनके डेवलपमेंट पे ही जोर रहता है। पेडागोजी में बेसिक चीज़ें आपकी यही रहती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो कई न्यू मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ, वो टाइम टेबल ज़रूर देख लेंगे। और अगर आपने आज फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन की है, जैसा कि किसी ने कहा भी है कि आज फर्स्ट टाइम वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो जैसे कई लोग हैं फर्स्ट डे ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वर्षा मैम सोशल स्टडीज़ की क्लासेस लेती है 9 AM पे, चंद्रशेखर सर मैथ्स की क्लासेस लेते हैं 10 AM पे, सुखवंती मैम इंग्लिश की क्लासेस लेती हैं 1 PM पे, रितु मैम CDP की क्लास लेती हैं 3 PM पे, आरती मैम हिंदी की क्लासेस लेती हैं 10 PM पे, और मैं सोनाली आपकी EVS की क्लासेस लेती हूँ, और हमारी टाइमिंग 6 to 7 PM है। एक घंटे की ऑलमोस्ट क्लासेस एवरीडे होती हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम टेबल है ये डेली इसलिए बताया जाता है कि एवरीडे मैं देखती हूँ कि हमारे साथ कुछ न्यू मेंबर्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो जिनको भी दिक्कत हो रही है कि वो क्लास कैसे अटेंड करें, तो ये टाइमिंग तो उनको पता चल गया है, लेकिन पिछली क्लासेस जो उन्होंने मिस कर दी हैं उनको वो कैसे करेंगे कवर, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा फिलअप फॉर्म को, और फिर आप उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस देखिए, और वहाँ पे आपको बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और जो पुरानी वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं। उसमें टॉपिक वाइज मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, हर टीचर ने टॉपिक वाइज ही पढ़ाया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक्स, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमने MCQ क्लासेस भी की हैं जो कि अभी तक चल रही हैं, और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि कुछ रिवीजन क्लासेस आपकी कराएंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो न्यू मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो बिल्कुल जुड़े रहिए, और एवरीडे हमारे पास बहुत अच्छे कंटेंट रहते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराती हूँ वो प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मैंने कलेक्ट किया है और आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है। तो आज बेसिकली हमारा जो है कंटेंट पे रहेगा पेडागोजी। आज ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के इसमें नहीं है, क्योंकि कंटेंट हमारा कवर नहीं हो रहा था, और काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े डिफरेंट भी हैं। मैंने कुछ कुछ को पिक्चर से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण जैविक कारक हैं जो जैविक संरचना और संगठन को प्रभावित कर सकते हैं समुदाय में, ठीक है। एक बायोलॉजिकल जो हमारा जो एक कम्युनिटी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रभावित करती हैं। पोषक तत्व की उपलब्धता, मिट्टी, pH प्रकाश की तीव्रता, वर्षा, हवा, तापमान, भविष्यवाणी, प्रतिस्पर्धा, बीमारी या उपरोक्त सभी, ये क्या चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। बायोलॉजिकल जो हमारा एक है जैविक जो हमारी संरचना है उसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आंसर आने भी शुरू हो गए हैं, वेरी नाइस। हाँ सुदर्शन जी, आपकी भी अगर फर्स्ट क्लास है तो आप कंटिन्यू अटेंड करिए, और पिछली क्लासेस भी आप देखने की कोशिश करिए प्लेलिस्ट में जा कर के। और हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, जिससे कि थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ज़रूरी होती हैं ना, ये प्रभावित करती हैं कि हमारा पोषक तत्व किस तरह से है मिट्टी में, उसकी जो प्रकाश की तीव्रता है सूर्य की वो किस तरह से है, वर्षा, हवा, तापमान, भविष्यवाणी भी की जाती है कि मौसम किस तरह का होगा, कई तरह की प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, और मतलब एनिमल्स की बात की जा रही है इसमें, है ना, कंपटीशन तो होता है उनके बीच में, और कई तरह की बीमारियां होती। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक जैविक संरचना का जो एक संगठन जो है उसको ये प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजी आर करेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। कोई एक जो है इसमें सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। पारिस्थितिकी के बारे में निम्नलिखित सभी कथन सही हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सही नहीं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से लिखा है, पारिस्थितिकी के बारे में
निम्नलिखित सभी कथन सही हैं सिवाय किसी एक के, है ना। इसमें किसी एक के लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में इतना ही दूर रोक देता है। तो कोई एक जो है वो सही नहीं है, वो आपको खोजना है कि कौन सा सही नहीं है। सेकंड नंबर डाल के आंसर करेंगे। इसमें मिक्स आंसर आ रहे हैं, डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन जो है उसको पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी पर्यावरण के जैविक अजैविक पहलुओं के बीच बातचीत का अध्ययन है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें उसमें होती ही हैं, जैविक चीज़ भी होती हैं, अजैविक भी होती हैं। दूसरा है पारिस्थितिकी की एक अनुशासन है जो प्राकृतिक चयन और विकासवादी इतिहास से स्वतंत्र है। ये भी बिल्कुल सही है, उसमें एक अनुशासन होता है, ये भी सही है। पारिस्थितिविद जीवों की आबादी और समुदाय का अध्ययन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, इनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो है आपका क्या है, पारिस्थितिकी व्यक्तियों से पारिस्थितिक तंत्र तक संगठन की तेजी से व्यापक स्तर तक फैली हुई है। तो इकोलॉजी स्पेन इंक्रीजली कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिविजुअल टू इकोसिस्टम। ये इंडिविजुअल टू इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है, ये एक पूरा संगठन है। ये कोई भी इंडिविजुअल चीज़ें इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा एक क्या है, संगठन के रूप में काम करता है। तो इसमें डी वाला जो है ये इसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसमें संगठन की बात की जा रही है। थोड़ा अजीब है ये क्वेश्चन भी, बट इस तरह के क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें मैंने आपको समझने के लिए एक पिक्चर भी दिया हुआ है, ये नोट्स में भी आपको मिल जाएगा ये सारा चीज़। ये पिक्चर के थ्रू एक्चुअली आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे। डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? हरे पौधे, घास, मृत कार्बनिक पदार्थ, फाइटोप्लैंक्टन। डेट्राइट्स फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट, ग्रास, डेड ऑर्गेनिक मैटर और फाइटोप्लैंक्टन। ये पिछले साल के क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट मैंने करा दिए थे, 19 के जो थे, 2019 के वो करा दिए थे। ये अलग अलग सालों के मैंने ऐड करके करवाया है, आज जो करवा रही हूँ। पिछले साल वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने अभी तक जो एमसीक्यू में कराए थे वो पिछले साल वाले कवर हो गए हैं। देखिए इसमें पिक्चर में आपको शो भी हो रहा है कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है, शुरू कहाँ से होती है, खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू हो रही है। पिक्चर को जरा सा देखिए आप जैसे ही पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नॉर्मली खाद्य श्रृंखला इसमें नहीं लिखी हुई है, आप इस चीज़ को गौर करिए। इसमें डेट्राइट्स लिखा हुआ है, इस चीज़ को आपको खास ध्यान देना है। सिर्फ खाद्य श्रृंखला जो है वो पौधों से स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन ये एक जो वर्ड जुड़ गया है डेट्राइट्स, खाद्य श्रृंखला, ये कहाँ से शुरू हो रही है, इसलिए मैंने पिक्चर भी ऐड किया है, फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर नॉर्मली आपका लिखा होता है कि खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है तो वो आपके हरे पौधे एवं घास जो हैं उनसे शुरू होगी, लेकिन ये डेट्राइट्स जो है आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है डेट्राइट्स फूड चेन के बारे में, ठीक है, ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, डेड लीव से शुरू हो रहा है, ठीक है। डेड लीव मतलब पेड़ों से जो पत्ते गिर गए सूख करके, और एक समय के बाद जब ज़मीन में चले जाते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, है ना। तो जैसे ही वो सड़ने लगते हैं उनको क्या करते हैं, कई तरह के जो लाउस रहते हैं, मतलब छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं वो इनको खा लेते हैं, और उन छोटे कीड़ों को जो है बर्ड्स खा लेती हैं। तो इस तरह से ये श्रृंखला जो है एक लाइन से चलती जाती है, पहले डेड लीफ, वुड लाउस,
और फिर ब्लैक बर्ड, कोई भी बर्ड, एनी बर्ड हो सकता है, एक शो करने के लिए इसमें है। तो देखिए कि ये जो है डेड लीव्स हैं, ये क्या हुआ, ख़त्म हो चुके हैं, मृत हो गए हैं। और मृत क्या हुए, ये ऑर्गेनिक मैटर हैं। ऑर्गेनिक इसलिए कि ये जब ज़मीन पे जाएंगे तो ये ज़मीन पे क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से मिट्टी के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है मृत कार्बनिक पदार्थ। तो ये याद रखना है कि अगर सिर्फ खाद्य श्रृंखला दी गई है तो वो पेड़ पौधों से शुरू होगी, और अगर डेट्राइट्स लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज करने के लिए ये आता है। तो डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला अगर लिखा हुआ है तो ये आपका शुरू कहाँ से होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों से आपका शुरू होगा। तो राइट आंसर आपका सी होगा। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए आप लोग को स्पेशली क्लियर किया है। अगर सिर्फ खाद्य श्रृंखला आपका दिया है तो वो पेड़ पौधों से शुरू हो करके और जो उसका लास्ट कंज्यूमर होता है वहाँ तक वो चले जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है अम्ल वर्षा। मैंने आप लोग को एसिड रेन के बारे में बताया था कि जो एसिड रेन है वो कई तरह का केमिकल जो है रिएक्शन के द्वारा बारिश में, जो बारिश का पानी होता है उसमें एसिडिक फॉर्म आ जाता है और बारिश होने लगती है। तो इसको खोजा किसने था, किसने इस टर्म को निकाला था खोज करके, वो कौन है? हु कॉइन्ड द टर्म एसिड रेन? अम्ल वर्षा शब्द किसने बताया, किसने गढ़ा? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली चीज़ है। क्राइस्ट रॉल्फ, एल्मर जोसेफ क्लर्क, ऑनेस्ट फ्लावर और रॉबर्ट एंगस स्मिथ। इसको आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका डी होगा। बहुत लोगों को नहीं पता रहता है आंसर, कोई बात नहीं है, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे आज जब मैं ये आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाती हूँ तो कई चीज़ें मैं जब पढ़ती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से हम पढ़े होते हैं निकल चुकी होती हैं। तो मुझे भी याद नहीं आ रहा था कि ये किसने मतलब स्टार्ट किया था। तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ है। ठीक है, तो ये है कि जब मैं पढ़ा भी रही हूँ आप लोगों को तो हर दिन मुझे भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है। जो मैं नहीं जानती हूँ वो, या मैं जो भूल चुकी हूँ वो मुझे फिर से याद आ जाता है। ठीक है, इसमें सीटेट जो है उसको बेसिकली हम फॉर्मेट जो हम पढ़ रहे हैं पूरा सीटेट का ही पढ़ रहे हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू एसिड रेन ही है। द डैमेज कॉज्ड बाय एसिड रेन इज ड्यू टू, अम्लीय वर्षा होने से जो क्षति होती है, अम्लीय वर्षा की खालिस्तान प्रकृति के कारण होती है। कैसी प्रकृति उसकी होती है अम्लीय वर्षा की? संतुलित होती है, रक्षा करने वाली होती है, झेल सकने वाली होती है, या संक्षारक होती है? बैलेंसिंग होती है, प्रोटेक्टिंग होती है, विथ स्टैंडिंग होती है, मतलब उसको वो झेल सकता है जो जिस पे भी वो पड़ती है, और कोरोसिव। ठीक है, ये आप लोगों की सीटेट की ईवीएस की क्लास हो रही है। जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़ते हैं उनको बताना ज़रूरी होता है। मेरा काम है कि सीटेट की क्लास है और रेगुलर ईवीएस की जो क्लास होती है वो उसका टाइमिंग हमारा है 6 to 7 PM, और हमारी क्लासेस जो होती हैं वो मंडे टू सैटरडे होती हैं। वेरी नाइस, आप लोगों के आंसर तो आने शुरू हो गए हैं। और हाँ, तो इसके जो राइट आंसर है वो डी ही है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। मतलब संक्षारक होती है। देखिए, अगर संतुलित रेन होगी
तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो संतुलित तो हो ही नहीं सकती। बैलेंस रेन अगर होगी तो वो हमारे लिए फ़ायदे की ही है। तो बैलेंसिंग तो बिल्कुल नहीं है, प्रोटेक्टिव भी नहीं है, ये किसी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करती। एसिड कभी प्रोटेक्ट नहीं करेगी हमें। और विथ स्टैंडिंग मतलब वो उस जल को, वो जो वर्षा है उसको झेल सकने की ताकत भी हमारे अंदर नहीं होती, क्योंकि वो हमको क्या करता है, नुकसान करता है। ठीक है। किसको दिक्कत हो रही है? रोहित जी को दिक्कत हो रही है जूम कर। एक काम करिए आप मोबाइल को आड़ा कर लीजिए और आड़ा करके देखिए। अगर आप सीधा मुझे, क्योंकि मैंने आड़ा भी नहीं किया पर मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे स्क्रीन पे देखने पे। मोबाइल मेरे सामने है, मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है और बिना चश्मे के ही मैं देख रही हूँ, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सब कुछ। आप एक बार मोबाइल को आड़ा कर लीजिए और थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। हो सकता है कि मोबाइल में ब्राइटनेस कम हो, इस कारण से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए रोहित जी। तो देखिए संतुलित और प्रोटेक्टिंग, झेल सकने वाली और संक्षारक। तो ये कोरोसिव है, मतलब धीरे धीरे क्या करती है, किसी भी बिल्डिंग पे किसी भी जगह पे जो गिर रही है तो वो धीरे धीरे उसको क्या कर देने लगती है, उसको खराब करने लगती है, क्षतिग्रस्त करने लगती है। संक्षारक इसकी प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एसिड रेन से ही है। मुझे 3-4 क्वेश्चंस मिले, मैंने सारे ऐड कर दिए इसलिए। एसिड रेन रिएक्ट विथ मार्बल एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म। अगर ये देखिए एसिड रेन जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मार्बल या लाइमस्टोन के साथ। तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें कैल्शियम का अंश तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये मार्बल और लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम तो आना ही आना है। और साथ ही साथ आपको मैंने बताया था कि जो एसिड रेन होती है इसमें कौन कौन से जो तत्व हैं वो रहते हैं उसमें, जिसके कारण एसिड रेन बनती है। और भी स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत हो रही है देखने में? क्योंकि मुझे तो, मैंने अपना फ़ोन आड़ा भी नहीं किया है तो भी छोटे से जगह में क्लियर दिख रहा है। बाकी सबको क्लियर शो हो रहा है पीपीटी? मैं तो रेगुलर इसी तरह से पढ़ा रही हूँ, काफ़ी दिनों से हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी एक बार बताएं मुझे कि आप लोगों को क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन पढ़ने में? इससे ज़्यादा हमने पेडागोजी में क्वेश्चंस पढ़े हैं। क्वेश्चन नहीं दिखता है। आपके मोबाइल में मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल काफ़ी स्पेस क्योंकि है, मैंने तो छोटे से जगह में देख रखा है लेकिन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और ऊपर मैंने काफ़ी जगह भी छोड़ी हुई है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कोई सेटिंग में आपके प्रॉब्लम हो गई है क्या? थोड़ा सा आप चेक करिए उस चीज़ को। तो देखिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये 3 हैं और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कैल्शियम तो होगा ही होगा हर हाल में, ठीक है ना। और इसके साथ सल्फेट होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हम आपको मैंने पढ़ाया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड तो नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी है आंसर जानने की, वो बहुत हड़बड़ी में है और आंसर क्लियर नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा जो आदत है वो मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर करके ही बताऊँगी। इसलिए हमारी जो स्पीड है इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आप लोग इसको कहीं नोट डाउन करके रखिए कि जो अम्लीय वर्षा है, जो एसिड रेन है, वो कैसी होगी आपकी। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब कैल्शियम के साथ ये रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सल्फेट के रूप में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका होगा। ये कहीं आप लोग नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज स्टार्ट विद द फॉलोइंग एट द बेस। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है हमेशा आधार पर निम्नलिखित से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है इसका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो चैप्टर पढ़े हुए हैं मेरे साथ उनको मालूम है। डिकम्पोजर, निर्माता, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं, सिर्फ पारिस्थितिक पिरामिड लिखा गया है इसमें।
उसको ध्यान दीजिएगा। डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, नन ऑफ दीज। और आंसर आने शुरू हो गए हैं, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर बिल्कुल सही है कि हमेशा कहाँ से शुरू होता है, उपभोक्ता से शुरू होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी, उपभोक्ता तो बाद में आता है, 7th का ना, ये होगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होगा इसका आंसर, बी होगा। क्यों होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये बी नहीं, सी नहीं होगा। जिन्होंने भी सी किया है, उपभोक्ता, उपभोक्ता सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, सबसे पहले निर्माता, पेड़ पौधों से शुरू होगा, पेड़ पौधे जो हैं वो रहेंगे। फिर आपका सेकंड नंबर पे आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर जो लास्ट रहता है वो तृतीय। तो ऐसे 4-5 चेन अलग अलग होते हैं, 3 उपभोक्ता वाले भी होते हैं, 5 उपभोक्ता वाले भी होते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, ये आधार के बारे में पूछ रहा है ना। जो आधार है, आधार कहाँ से शुरू होगा, हमेशा पेड़ पौधों से शुरू होगा, जो कि क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर। ठीक है, तो निर्माता इसमें सही होगा। प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधे जो आपके आएंगे, घास, पेड़ पौधे, उसके बाद उनको छोटे छोटे कीट खाएंगे, जो कि प्रथम उपभोक्ता होंगे। उन कीटों को जो है दूसरे उनसे बड़े जानवर खाएंगे, जो द्वितीय उपभोक्ता होंगे। और फिर और बड़े बड़े जानवर उन जानवरों को खाएंगे, वो तृतीय, कभी कभी वो लास्ट उपभोक्ता होते हैं। और कभी कभी ये चेन जो है 5 उपभोक्ताओं तक चलती है। ठीक है, ये मैंने चेन आप लोगों को फूड चेन में पढ़ाया हुआ है। तो इसमें बी आंसर होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीनीकरणीय साधन है जो फिर से बन नहीं सकता। गैर नवीकरणीय, फिर से नहीं बन सकता, नॉन रिन्यूएबल। ये बहुत इजी आंसर है, अक्सर आप सुनते हैं इसके बारे में कि ये फिर से नहीं बन सकता। तो इसका आंसर करेंगे, एट्थ नंबर का आंसर कीजिएगा। ये फिर से नवीनीकरण इसमें नहीं हो सकता है। और बहुत बार आप ये सुनते हैं, टीवी पर दिखाता है कि ये फिर से नहीं बन सकता, अब ये इसके जो खान हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, अक्सर आपने सुना होगा। और वो है कोल या कोयला, जिसका नवीनीकरण फिर से नहीं हो सकता। देखिए, बी आंसर कई लोग कर रहे हैं। जंगल हम फिर से लगा सकते हैं, पानी जो है, अगर हम अच्छे से वनों की देखभाल करते हैं तो बारिश अच्छी होगी, तो पानी को फिर से नवीनीकृत किया जा सकता है, और वन्य जीव को भी फिर से बसाया जा सकता है। लेकिन कोयला जो है वो फिर से नवीनीकृत नहीं हो सकता। इसलिए इसमें गैर नवीनीकरणीय, क्वेश्चन में क्या लिखा है थोड़ा सा आपको ये भी देखना होगा कि टर्म को आपको ध्यान देना है। गैर नवीकरणीय मतलब ये रिन्यूएबल नहीं हो सकता, फिर से नहीं तैयार किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन को बचाने के लिए शुरू किया गया था, किसको बचाने के लिए, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, सॉइल, जंगलों को, घास के मैदानों को, रेगिस्तान को, या मिट्टी को। बहुत इजी है, इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है। और
और सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आपने सुना ही होगा, इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। नाइन्थ का आंसर करिएगा। तो ये जंगलों को या पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इज ए। बहुत इजी है। और देखिए ये चिपको आंदोलन जो है ये तो काफ़ी बाद में शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। और मैंने आप लोग को एक पर्सनैलिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अमृता बिश्नोई नाम की एक लेडी थी जिन्होंने खेजड़ी गांव में एक तरह का, वहाँ पे भी उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे थे, राजा जो आकर के राजा के सैनिक काटते थे। तो वो बहुत पुराने समय की बात है, जब चिपको आंदोलन शुरू नहीं हुआ था उसके पहले भी एक लेडी थी अमृता बिश्नोई, जिन्होंने बिश्नोई जो उनका समुदाय था उनसे बिलोंग करती थी, और उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए खेजड़ी ट्री के लिए, ये एक क्वेश्चन भी आता है जो मैं करवा भी चुकी हूँ आप लोगों को, खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए इनकी 3 बेटियों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी और इन्होंने खुद भी। ये पेड़ों से जा कर के लिपट के खड़े हो गए इनकी बेटियां और ये खुद, और राजा के सैनिकों ने क्या कर दी थी, इनकी हत्या कर दी थी। तो ये पर्सनैलिटी वाले एक टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आगे बढ़ते हैं और आप लोग सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, विविधता। The type of diversity including all the different kinds of living things found in a certain habitat is called। एक निश्चित आवास में पाए जाने वाले सभी विभिन्न प्रकार के जीव चीज़ों सहित विविधता के प्रकार को क्या कहा जाता है? प्रजाति विविधता कहा जाएगा, आनुवंशिक विविधता कहा जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता या जनसंख्या विविधता। स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। एक निश्चित आवास में देखिए पाया जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें जो पॉइंट है वो देखने वाला है कि एक निश्चित आवास में मतलब हर जगह ये नहीं पाया जाएगा। सी और बी में कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए इसमें मैंने कहा है एक वर्ड निश्चित आवास में। एक निश्चित आवास में क्या होगा, आनुवांशिक विविधता आपको पाई जाएगी, क्योंकि एक निश्चित आवास की बात की जा रही है। वहाँ जनरेशन टू जनरेशन डेवलपमेंट होगा, वहाँ वही वही चीज़ें जो हैं जनरेशन टू जनरेशन आती जाएंगी, क्योंकि जगह जो है बदल नहीं रही है। एक निश्चित एरिया है, वहाँ पे वही वही लोग आपको दिखाई देंगे, ठीक है, वही वही पेड़ पौधे, व्यक्ति, जानवर आपको पाए जाएंगे, क्योंकि उनका आनुवांशिक जो परिस्थिति है वहीं की है। और अगर आपको निश्चित आवास इसमें नहीं लिखा जाता है, सिर्फ आपको लिखा जाएगा कि विभिन्न प्रकार के जीवों सहित विविधता को क्या कहा जाता है, तब तो ये आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, क्योंकि ये कोई जगह मेंशन नहीं की गई है इसमें। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है, निश्चित आवास में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवित चीज़ों सहित विविधता के प्रकार को कहा जाता है। तो ये आपका क्या होगा, आनुवांशिक विविधता, क्योंकि आनुवांशिक रूप से वो क्या है, उसी जगह पर क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वहीं बढ़ रही है एक निश्चित आवास में, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो व्यक्ति विशेष हों, एनिमल्स हों, वो इस तरह से आनुवांशिक जो है उनके वहीं वहीं पे एक निश्चित आवास में पाए जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कुछ तरह के जो जानवर होते हैं वो निश्चित आवास में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जेनेटिक जो ग्रोथ है वो उसी तरह से हुआ है, दूसरे हैबिटेट में वो रह नहीं पाएंगे। उनको वहाँ का जो हवा पानी जो एटमॉस्फेयर है वो उनके लिए सूटेबल नहीं होगा, वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पेड़ पौधे भी हैं, कुछ खास जगह में आप कुछ खास तरह के पेड़ पौधे देखते हैं जो हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकते। यही क्या होती है, जगह विशेष पर
स्थित होती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवांशिक विविधता। ये निश्चित आवास को आप इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोस्फीयर रिजर्व हैज फॉलोइंग जोन एक्सेप्ट वन। बायोस्फीयर रिजर्व में एक को छोड़कर निम्नलिखित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कोर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और स्फेरिकल जोन। कोर जोन संक्रमण क्षेत्र, बफर जोन गोलाकार क्षेत्र। तो इसमें एक कौन सा नहीं होता है? एक्सेप्ट बोल रहा है, मतलब इसको छोड़ करके। ठीक है, एक कोई इसमें से नहीं होगा बायोस्फीयर में छोड़कर, ये क्षेत्र इसमें नहीं होगा। और इन सब क्षेत्रों के बारे में मैंने यहाँ पिक्चर में आप लोगों को शो किया हुआ है, ये आप लोग को अभी मैं क्लियर करूंगी। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक गोलाकार, एक जंगल है समझ लीजिए, उसको एक गोलाकार क्षेत्र में शो किया गया है कि एक जंगल है जिसका बाहरी जो हिस्सा है, सबसे बाहरी, उसको कहा जाता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, सबसे बाहरी जोन जो हुआ वो क्या हो गया आपका? ट्रांजिशन जोन हो गया, जो कि आपका ये है ट्रांजिशन जोन। ठीक, छोटा सा राइट अभी लगा रही हूँ क्योंकि राइट आंसर ये नहीं है। ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन हो गया। और जहाँ पे लोग निवास कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ घर बना के रह सकते हैं, वहाँ कुछ अपना कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक आप देख रहे हैं कि ये बाहर वाला सर्कल तो आपने देख लिया, यहाँ पे देखिए लोगों का क्या हो रहा है? बसाहट हो रहा है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे ये लाइट ग्रीन जोन जो है, ये आपका क्या होता है? बफर जोन होता है। ठीक है, तो बफर जोन में क्या होता है? यहाँ पे ना जो है लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं बफर जोन में। ठीक है, जो बफर जोन होता है इसमें लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये क्या होता है? जानवरों के लिए होता है और टूरिज़्म के लिए भी होता है। एनिमल यहाँ पे ग्रेजिंग भी करते हैं, तो यहाँ पे लोगों का बसाहट ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो सबसे अंदर वाला जो रहता है, ये जिसको कि कहा जाता है कोर जोन। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ काफ़ी कम होती है, ये प्रोटेक्टेड रहता है ये जोन एनिमल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब एनिमल नहीं आ सकते यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, और जो बफर जोन होता है यहाँ पे क्या होगा? टूरिज़्म होगा, एनिमल घूम भी सकते हैं, और आपका कई तरह के जैसे रिसर्च वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। ये बीच वाला जो आपका लाइट ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बफर जोन है ये भी हमें देखने मिल गया, ट्रांजिशन जोन भी हम देख पा रहे हैं और कोर जोन भी देख पा रहे हैं। तो इसमें कौन सा जोन जो है वो नहीं है? वो है स्फेरिकल जोन। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों जोन तो हम देख पा रहे हैं इसमें। तो इसके अंतर्गत बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसमें डी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्फेरिकल जोन जो है उसमें नहीं होता है। एक बार मैं आप लोग को और क्लियर कर देती हूँ अच्छे से कि जो कोर जोन होता है वहाँ एनिमल को प्रोटेक्टेड रखने का काम होता है, वह ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी कम होती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। और बफर जोन जो है आपका बीच वाला लाइट ग्रीन, इसमें क्या होता है कि लिमिटेड एक्टिविटी यहाँ पे भी होती है, ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ भड़का होता है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा बहुत एनिमल वगैरह यहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह कर सकते हैं, रहते हैं, टूरिज़्म के लिए ये रखा जाता है, अच्छा लगता है लोगों को घूमने फिरने में। और सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है वो होता है ट्रांजिशन जोन, जहाँ ह्यूमन इजीली एक्टिव रहते हैं, पेड़ों के आसपास अपना घर बना के रहते हैं। जो देखते होंगे आप गांव में जंगल वगैरह में लोग रहते हैं, ये इस तरह का है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 11th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? मिट्टी का कटाव। ठीक है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। निम्नलिखित में से कौन से मृदा अपरदन के कारण है? मिट्टी के कटाव का क्या क्या कारण हो सकता है? अप्रतिबंधित चराई, अधिक खेती, वनों की कटाई या उपरोक्त सभी? निम्नलिखित में से मिट्टी के कटने का क्या कारण है?
अप्रतिबंधित चराई, अधिक खेती, वनों की कटाई या उपरोक्त सभी? सी और डी में कंफ्यूजन आ रहा है थोड़ा सा। तो इसके देखिए जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, इसमें मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। जिन्होंने भी डी आंसर किया है, रूपाली जी, शाहीन जी, अंजलि जी, सविता जी, निहारिका जी और विजय जी, ज्योति जी, गुंजन जी, इन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर। और कैसे है वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। अप्रतिबंधित चराई, चराई मतलब जो ग्रेजिंग करते हैं, जानवर चरते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई जानवर चर रहे हैं तो इसमें मिट्टी का कटाव से क्या संबंध है? संबंध बिल्कुल है, क्योंकि वो घास चर जाते हैं, वहाँ से घास खत्म हो जाती है। अगर अप्रतिबंधित रूप से उस जगह पे घास चराया जाएगा तो वो जगह की मिट्टी जो है होल्ड करके रखती है घास। वहाँ की सारी घास अगर ख़त्म हो जा रही है तो मिट्टी को होल्ड करने की जो ताकत है वो घास में थी, वो ख़त्म हो गई। अब अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ की मिट्टी बह जाएगी, तो मृदा का क्या होगा? अपर्दन होगा, मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन होगा। बहुत ज़्यादा खेती होगी। अप्रतिबंधित मतलब जहाँ किसी भी तरह की रोक टोक ना हो, प्रतिबंध ना हो, और वहाँ पे अनलिमिटेड रूप से बहुत सारे जानवर जा रहे हैं और चर रहे हैं। अंजलि जी ने पूछा है, उसका आंसर मैं बता रही हूँ। अप्रतिबंधित का मतलब क्या होता है कि जहाँ किसी तरह की रोक टोक ना हो, कोई भी चीज़ की मनाही ना हो, उसको कहा जाता है अप्रतिबंधित। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा चर जाएंगे जानवर तो वहाँ पे घास नहीं रहेगा, मिट्टी खाली खाली हो जाएगी, और जब बहुत बारिश होगी तो मिट्टी वहाँ से बह जाएगी, क्योंकि मिट्टी को रोक के रखने के लिए कुछ भी नहीं है। पेड़ों को बारे में आप जानते ही हैं, वनों की कटाई से भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा कटाई हो जाती है वनों की, तो मिट्टी को होल्ड करके जो जड़ें रखती है वहाँ पेड़ ही नहीं है, तो मिट्टी बह जाती है, मिट्टी की कटाई हो जाती है। और बी जो है अधिक खेती, बहुत ज़्यादा खेती होती है, बार बार उसमें खेती होती है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी को बार बार वहाँ पे खोदा जा रहा है, उलट पुलट किया जा रहा है, और फिर बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी अगर ढीली है और बारिश हो गई तो वो सारी मिट्टी बह जाती है। तो बहुत ज़्यादा खेती के कारण भी ये चीज़ होता है कि जब वहाँ से उखाड़ उखाड़ के सब फेंका जाता है तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी भी जो है वो कट कट के फेंकती रहती है, तो अधिक खेती से भी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उपरोक्त सभी कारण जो हैं इसमें ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक कंटेन डेटा ऑफ। लाल डेटा बुक में खालिस्तान का डेटा होता है, किस चीज़ का डेटा होता है? सभी पौधों की प्रजातियों का, सभी पशुओं की प्रजातियों का, संकटग्रस्त प्रजातियों का, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का। ठीक है, ऑल प्लांट स्पीसीज, ऑल एनिमल स्पीसीज, थ्रेटेंड एनिमल स्पीसीज, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, किनका होता है? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको ऐड किया है, बट इजीली आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा कि क्या इसका आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इसमें लिखा क्या है। एक वर्ड यूज किया जा रहा है इसमें, लाल, रेड। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन में क्लू छिपे होते हैं। वेरी गुड। और माही जी का एक नंबर कट गया आज, डी आंसर कर दिया है जो कि रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सबका आंसर सही है। और ये संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी हैं, बहुत कम इसके एनिमल की प्रजातियां बची हुई हैं, वो रहता है। तो इनके लिए एक बुक मतलब एक तैयार की गई है जिसमें कि इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके नाम लिखे होते हैं, कितनी उनकी बची हुई है प्रजातियां अभी तक, कितने उसमें एनिमल हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये सारा डेटा उसमें रखा जाता है। ठीक है,
तो इससे ये मालूम चलता है ना कि हमारे कौन कौन से जानवर जो हैं वो अब लुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं। तो फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाते हैं। जैसे टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए कितना कदम उठाया गया है, और अभी क्या स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति में है टाइगर की, नहीं तो वो बिल्कुल लुप्त होने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द मैक्सिमम डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम विविधता होती है? मैनग्रोव में, सम शीतोष्ण वन, तैगा और कोरल रीफ। सबसे ज़्यादा आप विविधता कहाँ देख पाएंगे? तो आप सबसे ज़्यादा आप समुद्र में जब जाएंगे और देखेंगे समुद्र की जो कंडीशन है, अभी तक ये स्थिति है समुद्र में, हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं। और उसमें जो है ये कोरल रीफ जो आता है ना, इसमें इतनी ज़्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं कि अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये जो कोरल रीफ है, इसमें हमें सबसे अधिक देखने को मिलती है विविधताएं। मतलब तरह तरह के ये कोरल रीफ्स होते हैं समुद्र में। अगर जो डाइवर्स करते हैं, डाइविंग करते हैं, वो देखते हैं कि कई तरह के वहाँ पे कोरल रीफ्स जो है, इनमें विविधता आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, कोरल रीफ्स। ये एक तरह का समुद्री पौधा होता है, समुद्र में पाया जाता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, तरह तरह के ये कोरल रीफ पाए जाते हैं। गलती हो गई, मुझे यहाँ पिक्चर ऐड करना था, वो आपके विज़न में और अच्छे से मतलब बैठ जाता दिमाग में। पिक्चर ऐड इसीलिए करना चाहिए कि वो याद रहते हैं कई पिक्चर्स, पर मैं यहाँ भूल गई ऐड करना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द C2 कंजर्वेशन। एक C2 संरक्षण आता है, तो इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? ठीक है, C2 संरक्षण, ये नाम है, संरक्षण का नाम है C2 संरक्षण। और दो तरह के हैं इसमें, एक C2 है और एक XC2 है। दो तरह के हैं, इसमें सिर्फ C2 की बात की जा रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। जू, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ C2 की बात की जा रही है, XC2 की बात नहीं की जा रही है। इसको भी मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जा चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। और इसका मैं आप लोग को एक बार क्लियर कर देती हूँ, आपको आंसर देने में और इजी हो जाएगा। देखिए C2 जो है वहाँ पे क्या होती है, जैव विविधता संरक्षण के लिए प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे वहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। और XC2 में क्या होते हैं, किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर संरक्षण किया जाता है। ये अंतर है। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान आपका है, ठीक है, यहाँ पे उन लोगों को रखा जाएगा जो लुप्त होने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे कगार पे आ गए हैं जहाँ इनका अब और शिकार नहीं होना चाहिए जानवरों का, तो उनको राष्ट्रीय जो है उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य, इनमें रखा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व में रखा जाता है। ठीक है, चिड़ियाघर जो है इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर में जो है यहाँ हर तरह के जानवर रखे जाते हैं, अलग अलग जगह से ला करके रखा जाता है इनको। ठीक है, और ये एंटरटेनमेंट के लिए भी रखा जा रहा है, कमाई के लिए भी रखा जा रहा है। लेकिन बाकी तीनों जो हैं वो क्या हैं, संरक्षण में आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। आप ध्यान देंगे ये तीनों जो हैं ये संरक्षण के लिए शामिल किया जाता है ना। यहाँ पे किसी ना किसी तरह का संरक्षण आप देखेंगे। लेकिन जो चिड़ियाघर है यहाँ पे आप देखते हैं कि टिकट्स होती हैं और जानवरों को एंटरटेन करने के लिए रखा जाता है। तो ये अलग तरह की चीज़ हो जाती है इनमें, जो कि C2 संरक्षण के अंतर्गत नहीं आती है। जिस भी तरह के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान,
और बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सारे जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या बोला गया है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि ये अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है, ये नहीं है शामिल, ये आपको देखना है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा चिड़ियाघर या जू, ठीक है। सिक्सटीन का देखेंगे, ये भी इजी है, आप लोग लगभग सब बता पाएंगे। अ पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल एग्जॉस्ट इज, वाहनों से वाहनों के निकास से निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, पार्टिसिपेशन अच्छा हो रहा है आप लोगों का और आंसर भी आप सभी के सही आ रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। ये कई बार हमने सुना हुआ है, हम जानते हैं इसके बारे में, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। येलोइंग ऑफ ताजमहल इज एन इफेक्ट ऑफ, ताजमहल का पीला पड़ना किसका प्रभाव है? एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ऑल ऑफ अबव। अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन का रिक्तीकरण, उपरोक्त में से सभी। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है वाटर वाले चैप्टर में। देखिए ओजोन का जो रिक्तीकरण है उससे जो है यूवी जो है ना, वो लाइट्स जो आ रही हैं वो हमको नुकसान करती है, हमारी स्किन को नुकसान करती है, ताजमहल को नहीं करती है, ये आपको बता दूं। ग्लोबल वार्मिंग से भी ताजमहल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये जो एसिड रेन है इससे जो है ताजमहल पीला पड़ रहा है, इसका राइट आंसर ए होगा, सिर्फ एसिड रेन ही इसका कारण है। और ये उस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या बहुत वहाँ कम है। तो येलोइंग ऑफ ताजमहल इज एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ऑल ऑफ अबव। ताजमहल का पीला पड़ना किसका प्रभाव है? अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन रिक्तीकरण या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सिर्फ एसिड रेन। ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अम्ल वर्षा के कारण ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉल्यूटेंट दैट आर इजीली मैनेजेबल एंड डिकम्पोजेबल इन नेचर आर, प्रदूषण जो प्रकृति में आसानी से प्रबंधनीय हैं और अपघट्य होते हैं वो कहलाते हैं। मतलब जो आसानी से क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, गल सड़ जाएंगे, ये कहने का मतलब है। डिकम्पोज हो जाना या अपघटित हो जाने का मतलब क्या होता है? जो सड़ गल के वापस पूरे मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल, गैर बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल इंग्लिश में कहा जाता है, अक्षय प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी आंसर है, ये कई बार हमने पढ़ा हुआ है। और आप सभी का आंसर जो है वो राइट है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण।
ये पानी, हवा और पानी में जो गंदगी हमारे आ रही है, पेड़ पौधों से झड़ रहे हैं पत्ते, फूल, किसी भी तरह का, जो भी हम सब्जियां खाते हैं उसके छिलके हमने फेंके, ये सब क्या हो जाता है, आसानी से प्रदूषित तो होता है लेकिन मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह हम फेंकते हैं, ये सब क्या होता है, मिक्स नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? इसके बारे में भी हमने कई बार पढ़ा हुआ है। Which of the following is greenhouse gas? Methane, water vapor, carbon dioxide, all of above. नाइनटीन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। उपरोक्त में से सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, ये सभी रहती हैं ग्रीन हाउस में। मिथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। मिथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज, इसको बता दीजिए, ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देंगे, भूलना नहीं है लाइक करना। लाइक सभी को करना है। और क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोगों को रेगुलर अटेंड भी क्लास करनी है, छोड़ना नहीं है क्लास। और अगर किसी कारण से छूट जाता है तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी है, ताकि आपका वो जो MCQ है क्लास वो मिस ना हो। इसमें तो राइट आंसर आ रहे हैं ज़्यादातर। बी इज़ द राइट आंसर। और आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक लिखा है आप लोगों ने। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक ख़त्म होता है। और फिर कल मिलेंगे और कुछ नए और क्वेश्चंस आप लोग के लिए, अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और आप लोगों को और किस तरह का इसमें मैटर चाहिए, अगर आप लोगों को लग रहा है किसी टॉपिक पे या किसी में भी दिक्कत आप लोगों को आ रही है तो आप बताएं। और माही जी के एवरीडे जो है एक एक नंबर कम हो रहे हैं, मतलब पढ़ाई ढीली हो रही है कहीं ना कहीं। क्यों माही जी? तो शाहीन जी के 14 है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी आज मैंने लिया था। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5th के अबव भी थे, 5th क्लासेस तक नहीं थे, उसके ऊपर की क्लासेस भी थे। और वो मैंने इसलिए ऐड किए हैं कि भूले भटके अगर कहीं आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कुछ ऐड किए थे क्वेश्चन जो कि बड़ी क्लासेस से भी रिलेटेड थे। मैंने आज थोड़ा जो 7th 8th का भी जो कोर्स था उसको देख करके कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी ऐड किए हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे आशा करती हूँ। और कल हम फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ, और बिल्कुल तैयारी से। और आज जैसे आप लोग बिल्कुल टाइम से आ गए थे, इसी तरह से बिल्कुल टाइम से आ जाइए। और जिन्हें भी मेरी क्लास अच्छी लगती है वो क्लास को लाइक ज़रूर करिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और भी खुश हो जाती हूँ देख के कि हाँ मेरे बच्चे जो है मुझे पसंद कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्लासेस जो हैं वो रेगुलर अटेंड करनी है, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है क्लासेस, क्योंकि आगे बढ़ना है हमको तो रोज़ मेहनत करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, रोज़ाना हमारी क्लास अटेंड करेंगे और बिल्कुल टाइमली और पूरी क्लास सबको अटेंड करनी है। जिन्होंने भी अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहाँ टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। सो गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स टू ज्वाइनिंग माई क्लास।